सो फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स हो गए, जिसका तुमको बहुत टाइम से इंतजार था, सर एग्जाम्स कब होंगे कब होंगे। फाइनली तुम्हारे एग्जाम्स हो गए। और अगेन जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे ही तुम्हारे सारे एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके बाद मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का सजेस्टेड आंसर लेके आऊंगा। अगेन ये सजेस्टेड आंसर में पॉसिबल आंसर्स है, और ये वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले खाली सजेस्टेड आंसर, एक एक क्वेश्चन डिटेल में नहीं देखेंगे। जो भी क्वेश्चन टफ है उसकी डिटेल वीडियो अलग से आ जाएगी। ये वीडियो में अपन सिर्फ क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले कि क्या क्या आंसर्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो चलो क्विकली आ जाओ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या था, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में सबसे पहले क्या पूछा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट याद करो। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में लॉसेस लेते हैं क्या अपन, यस। इनकम को एंटिसिपेट करते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या दिया हुआ है, ट्रू करेक्ट दिया हुआ है, तो ऑलरेडी ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद सिनेमा हॉल के लिए मैंने कोई भी लाइसेंस लिया, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्या, नहीं। तो अगेन इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद क्या है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, किसका एग्जाम्पल है ये, एरर ऑफ कमीशन का ही एग्जाम्पल है, इसका आंसर ट्रू था। उसके बाद क्या है, डेल क्रेडिटर कमीशन जब जब अपन पे करते हैं तो बैड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, कंजाइनी बियर करेगा। तो इसका आंसर कंजाइनी था, या कंजाइनर दिया हुआ है, तो ये अगेन क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद क्या है, परपेचुअल डिबेंचर आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ट्रू है। हमेशा कब पे करते हैं अपन, लिक्विडेशन के टाइम पे ही पे करते हैं। उसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट, ओवरहेड में क्या, ओवरहेड में क्या क्या कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, डायरेक्ट नहीं आता भाई, इनडायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेस, तो इसका आंसर क्या था, फॉल्स। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म्स, अगेन सेम, अपने ऑलरेडी ये सब टर्म्स नोट्स में कवर्ड है। मटेरियलिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और फ्लोटिंग चार्ज, ये जो तुम्हारा आया था चैप्टर 1 यूनिट 3 में से, और जो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट था ये तुम्हारा चैप्टर 1 के यूनिट 2 में से आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, तुम्हारे लिए एक बार दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद सेल्स बुक का बोनस क्वेश्चन, 4 मार्क पूरे के पूरे बोनस थे। आई होप हर एक जना ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर पाया होगा। देखो क्या है हुआ, दिया हुआ है डायरेक्टली मेरे को सेल्स के ट्रांजैक्शन दिए, और मेरे को क्या बनाना है इसमें, सेल्स बुक। मैंने यहाँ पे सेल्स बुक बना दी थी, पार्टीज के नाम लिखूंगा, डेट लिखूंगा, और डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट इसमें से रिड्यूस करूंगा, तो मेरा टोटल फाइनल आंसर निकल जाता था। अगेन ट्रेड डिस्काउंट अपन हमेशा रिड्यूस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के परसेंटेज तीनों पे अलग दिए हुए, एक जगह 15 है, एक जगह 10 है, एक जगह 5 है। तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, बट डायरेक्टली दिया हुआ था तो गड़बड़ करना नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 8 डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन था। ये थोड़ा एग्जाम में हो सकता है तुमको डिफिकल्ट गया होगा, क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी थी इन्होंने, एक तो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्लस इसमें एक वर्किंग नोट भी बनाना था। ऑलरेडी 2 लाख का एक एसेट परचेज किया था 2018 में, और वो अब सेल्स कर रहे हैं, उसके ऊपर का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अपने को निकालना था, दिया हुआ नहीं है। तो इसकी वर्किंग नोट बनानी थी, 3 अकाउंट बनाने थे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एक वर्किंग नोट बनाना था कि जो एसेट बिक रहा है उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन करना था टिल डेट, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की वर्किंग नोट बना ली अपन ने। और क्या है, डेप्रीसिएशन ऑन अनसोल्ड आइटम, जो आइटम बिके नहीं है उसके ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बीआरएस का, अगेन बोनस क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी दे धक्का बैच जो अपनी रिवीजन बैच हुई थी उसमें अपन ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया था, सेम क्वेश्चन है, खाली 1-2 एडजस्टमेंट उन्होंने बढ़ा दिया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ था ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो किससे स्टार्ट करना था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से मेरे को स्टार्ट करना था। अगेन जब जब क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट देता है तो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या अपन नॉर्मल रूल्स लगाते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका पूरा उल्टा करेंगे। नॉर्मल रिजल्ट लगाएंगे और जो भी फाइनल आया मेरा उसका मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, आंसर उल्टा कर दूंगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। सब्सिडी, ये जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की एक डिफरेंट एडजस्टमेंट लगी होगी, बट ये वाली एडजस्टमेंट अपन ने ऑलरेडी अपने रिवीजन वीडियो में, रिवीजन सीरीज में कवर कर ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बीआरएस के बाद कौन सा क्वेश्चन था, अगेन वेरी वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया था। इन्वेंट्री का सेम क्वेश्चन, सिमिलर भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सेम क्वेश्चन। वहां पे सिर्फ अपन ने हनुमान पढ़ा था, यहाँ पे राम है, वहां पे क्या था, हनुमान पढ़ा था, यहाँ पे राम है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, हर एक एडजस्टमेंट सेम था, हर एक चीज सेम आई थी, कॉपी पेस्ट, खाली अमाउंट बदले हुए थे। इवन जो 33.33% ऑन कॉस्ट है, जब अपन ने रिवीजन सीरीज में पढ़ा था तब भी अपन ने यही पढ़ा था, 33.33% ऑन कॉस्ट लेके, यानी सेल पे कितना होगा, 25%। तो ये केस में तुमको 2 बनाना था, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑलरेडी जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लेके फाइनल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना था, और दूसरा एक चीज निकालनी थी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें फाइंड आउट करना था।
तो अगेन ये क्वेश्चन इजी था, होप सो तुम मैनेज कर पाए होंगे क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कवर किया था। सिर्फ कोई अपनी, यहाँ तो सिर्फ मॉड्यूल, जरूरी नहीं मेरे नोट्स, अगर कोई सिर्फ मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन या अपने नोट्स के भी सारे क्वेश्चन करके गया होगा तो वो इजीली पूरा का पूरा पेपर मैनेज कर सकता था, पेपर ओवरऑल इजी ही था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। अगेन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हो सकता तुम थोड़ी गड़बड़ करके आए होंगे। देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी क्लास में देखा हुआ है, प्लस रिवीजन सीरीज नोट्स में भी है, हर जगह पे सिमिलर क्वेश्चन है। बट यहाँ पे हुआ क्या, जहां जहां अपने को क्वेश्चन है ना वहां पे क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड यहाँ पे ऑफ आया हुआ है। देखो यहाँ पे ऑफ है, ये ऑफ का इंटरप्रिटेशन दूसरे जो क्वेश्चंस में वहां पे है ना एंड लिखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे ऑफ का इंटरप्रिटेशन आईसीआई क्या लेती है अपने को पता नहीं, सजेस्ट आंसर क्या है यहाँ पे। एक तो व्यू ये है कि सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बना के आना, एक व्यू ये है कि कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाओ और अकबर एंड सन्स का भी अकाउंट बनाओ। तो अब अपने को पता नहीं, अपन ने, मैंने जो सजेस्ट आंसर दिया उसमें तुमको कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया हुआ है और अकबर एंड सन्स का भी अकाउंट बनाया हुआ है। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था और कंसाइनमेंट अकाउंट के बाद डायरेक्टली P&L इसमें से प्रॉफिट या लॉस निकलता था, ठीक है। इसमें डेल क्रीडर कमीशन नहीं थी तो बैड डेट का लॉस कौन बियर करेगा, अगेन कंसाइनर बियर करेगा, कंसाइनी बियर नहीं करेगा। अबनॉर्मल लॉस निकालना था, इजी था, और क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एक ऐसा था अमर एंड सन्स का भी अकाउंट बनाना है। अब क्या अगेन फाइनल सजेशन आंसर में क्या आता है पता नहीं, लेकिन अमर एंड सन्स का हमने तो अकाउंट बना दिया है। अगेन यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया अपन ने, अमर एंड सन्स से जितना भी फाइनल अकाउंट बैलेंस था उसने अकाउंट सेल्स के साथ बैलेंस दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन में तुम सिर्फ कंसाइनमेंट भी बना के आए होगे, अगर कंसाइनमेंट भी सिर्फ बनाया है तो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं बोला हुआ है, ऑफ बोला हुआ है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ कंसाइनमेंट भी सही होना चाहिए। बट सेफर साइड अगर तुम अमर एंड सन्स का भी अकाउंट बना के आ गए तो तुम और मोर ज्यादा करेक्ट साइड पे हो। फिर उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज का याद आ रहा है क्या, यहाँ पे कार्तिक लिखा हुआ है। अपन ने कौन सा वाला देखा था, के कतरक बोल के क्वेश्चन देखा था क्लास में और मेरे नोट्स में, और सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, ठीक है। तो कार्तिक है यहाँ पे, वहां पे क्या था, के कतरक का सेम क्वेश्चन था, सेम, मैं सिमिलर भी नहीं बोलूंगा, सेम क्वेश्चन था, क्योंकि खाली अमाउंट बदली हुई है, हर एक एडजस्टमेंट सेम है। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन भी देखा दिखाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था, 4 एंट्री करना था इसमें, खाली ये वाले क्वेश्चन में, ये वाली एडजस्टमेंट में 2 एंट्री होती थी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी अपन ने क्लास में देखा हुआ है, ये भी इजी मैनेज कर पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया था, देखो क्या था, अपने को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेशन करना था। अगेन वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, इजी था लेकिन कंफ्यूज था। मेरे को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। इसमें अपने क्या निकालना था, एक तो दोनों पार्टनर्स के हिसाब से एवरेज ड्यू डेट निकालना था, लेकिन एक पार्टनर की जो ड्राइंग की एवरेज ड्यू डेट आ रही थी वो आ रही थी 15 अगस्त। एक पार्टनर की एवरेज ड्यू डेट क्या आ रही थी, 15 अगस्त। जनरली अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि 15 अगस्त आती है तो राउंड ऑफ करके 14 करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है अपन, वो एडीडी के टाइम पे नहीं करते। एडीडी के टाइम पे, एवरेज ड्यू डेट के टाइम पे अगर 15 अगस्त भी आया तो भी अपन 15 ही लेते, उसको 14 नहीं करते। तो तुमको एग्जाम में 14 करना था क्या, नहीं, एग्जाम में 15 ही कंसिडर करना था, और 15 कंसिडर करके ही तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था, ट्रिकी पॉइंट था, पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 15 अगस्त ही होना चाहिए, 15 अगस्त को 14 नहीं करते हैं। तो अगर तुम करके आएंगे तो थोड़ा गलती हो गई, कंफ्यूजिंग था, लेकिन ठीक है। अब इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दिया था, इसके ऑप्शन में कौन सा वाला था, सेल ऑन रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन था। अगेन सिमिलर क्वेश्चन अपन ने क्लास में देखा हुआ है, देखो इधर आ जाओ फटाफट। क्या एंट्रीज पास करना था इसमें, सेल और रिटर्न के 3 एंट्रीज पास करना था, और अपने को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना था। पूरी बैलेंस शीट बनाना था क्या, नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट करना था। अगेन सेल ऑन रिटर्न बेसिस के केस में सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो सेल हो गई उसको रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले अपन ने सेल को रिवर्स कर दिया। उसके बाद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना होता है, सेकेंड एंट्री में इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना था, और थर्ड एंट्री में जो सेल मेरी 31 मार्च के बाद हुई है वो वाली सेल रिकॉर्ड करना था। अगेन 31 मार्च के बाद और कोई रिटर्न आए, अप्रैल में कोई भी गुड्स रिटर्न आए तो उसका अपने को इफेक्ट देना पड़ेगा क्या, नहीं, जो भी गुड्स रिटर्न आ गए उसका इफेक्ट नहीं देना, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 31 मार्च को जो सेल थी उसको क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। फिर उसके बाद आया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट प्रॉपर एनपीओ का क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन। अब अपन ने जो क्लास में देखा था वहां पे सेम एडजस्टमेंट थी, खाली वहां पे तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाना था वो वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे तुमको क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी आईसीआई ने तुम्हारा काम ऑलरेडी कम कर दिया, कम काम करना था, रिसिप्ट और पेमेंट दिया होता, अपने क्या बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना था।
सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर्ड है, ऑलरेडी अपन ने जो दे धक्का बैच ली थी, दे धक्का बैच में भी ये रिवीजन सीरीज में कवर कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। और अगर तुम सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करके गए तो सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, तो मॉड्यूल नोट्स हर जगह से कवर्ड है, तुमने कहीं से भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन मैनेज करते आना चाहिए था। देख लेंगे एक बार फटाफट क्या है। देखो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना था, और इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना था कैपिटल निकालने के लिए, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई हुई है। ठीक है, इंटरेस्ट की एक एडजस्टमेंट थी, 10,000 डायरेक्टली इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 10,000 इज 10%, तो 100% अपना कितना था, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आई थी 1 लाख, वही इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपन ने लिए। ये बैलेंस शीट टैली हो गई, पता नहीं एग्जाम में तुम्हारा टैली हुआ या नहीं हुआ, बट अगेन स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर तुम 4 एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट जितनी भी एडजस्टमेंट करके आए उस हिसाब से तुमको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। इसकी वर्किंग नोट भी बनानी थी, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बनाई, परचेस ऑफ मेडिसिन कंज्यूम की एक वर्किंग नोट, और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट की वर्किंग नोट बनाना था। इजी वेरी इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। फिर उसके बाद ये 15 मार्क का था, उसके बाद 5 मार्क का एक और क्वेश्चन आया। क्या आया ये क्वेश्चन भी अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। इसमें क्या अपने कैलकुलेट करना था कि कौन सा पार्टनर प्रॉफिट का कितना शेयर लेके जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अगेन अपन ने क्लास में देखा था ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। देखो आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकाल के अपने को हर एक का बताना था। जो फर्स्ट वाले केस में गारंटी फर्म ले रही है, अब गारंटी जब फर्म लेगी तो अपन जो क्या करेंगे, जो भी रेशियो होगा उसमें से ऑलरेडी हटा देंगे। जैसे 1 करोड़ 80 लाख में से इसका 50 लाख हटा के फिर एक्स एंड वाई में बांटेंगे। बट सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में था गारंटी जो है एक्स एंड वाई इक्वली ले रहे। जब इक्वली लेंगे तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग था। जब इक्वली लेंगे तो पहले अपन 180 को बांटेंगे, उसमें से जो भी डेफिशिएंसी रहेगी वो डायरेक्टली इंडिविजुअली जाके 10 लाख दोनों के केस में से माइनस होगी। इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी देखा हुआ ये क्वेश्चन, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद आई होप 90% स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आए थे। पार्टनरशिप में डेथ का क्वेश्चन था, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो अगर एग्जाम में तुमने सॉल्व करना था तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 स्किप करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इजी नहीं था। अगर तुम लोग 5 करके आए तो एक बार देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आ जाएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में ही डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पे सजेशन आंसर दिया हुआ है, तो तुम देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ होगा। फिर भी मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 3 चीजों का मिक्सचर था। एक तो सबसे पहले इशू था इसमें, उसके बाद फॉर फीचर भी था, फॉर फीचर के बाद जो था री इशू भी था। तो ये क्वेश्चन में तीनों भी एंट्रीज, री इशू की भी, फॉर फीचर की भी और री इशू की, तीनों की एंट्रीज पास करना था। तीनों भी चीजें पूछी थी और जर्नल एंट्रीज बनाना था। तो ये क्वेश्चन जो अपने क्लास में ऑलरेडी 3 तरह के वैरायटी के क्वेश्चन में था, उसको कंबाइन कर दे तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट दी हुई है तुमको। एक बार ये वर्किंग नोट भी अगर सिर्फ तुम एग्जाम में ये वर्किंग नोट भी बना लेते तो तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन मैनेज कर सकते थे। इजी था, डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन भी मैनेज हो सकता था, बट बिट लेंदी था। ये क्वेश्चन लेंदी था, इजी नहीं था, मतलब लेंदी है, तुमको टाइम लगा होगा एक एक चीजें सॉल्व करने, और हो सकता है ये पॉइंट पे तुम कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। अब अपन ने जो देखा वहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल नहीं था, लेकिन अपन ने एडवांटेजेस ऑफ जर्नल ऑलरेडी देखे हुए थे। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख के आना था, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल के क्वेश्चन में लिख के आने थे, और वही यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, एक बार तुम पढ़ सकते हो डिटेल में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल ऑलरेडी अपने नोट्स में कवर्ड है, ये क्वेश्चन भी कवर्ड था, ये पॉइंट भी कवर्ड था। तो अगर नोट्स वापिस से मैं अगेन वही बोलता हूँ कि नोट्स को ही स्टिक टू द रहना है, जितना नोट्स में क्वेश्चन दिया उतना ही करो, एडिशनल ज्यादा चीजें करने में मत भागो। जो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन है या मॉड्यूल के क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स में, वही रिपीटेटिव बेसिस पे करो, क्योंकि 99% मतलब मोर देन 90% पेपर ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें से आया है, नया क्वेश्चन नहीं बना। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 5 टफ था, तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दे तो 99% मेरे हिसाब से पेपर ऑलरेडी देखा हुआ हो, मतलब 99% क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको देखे हुए ही लगे होंगे। बट अब देखो क्या करना है, पेपर तो हो गया, पेपर गया, जैसा भी गया पेपर चले गया। अभी जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए चेक कर लेना, अगर तुम्हारे पेपर्स अच्छे गए हैं, अगर कॉन्फिडेंट हो कि पेपर्स अच्छे गए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हॉलीडेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये न्यू सिलेबस आने वाला है। न्यू सिलेबस में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हो, टफ में हो, कैसे पेपर आएंगे पता नहीं,
तो थोड़ा न्यू सिलेबस की ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है। पेपर बुरा गया है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, हर एक स्टेप वाइज मार्किंग है, स्टेप वाइज मार्किंग से तुम्हारे पास होने का स्कोप है। तो ऐसा बुरा होके अपसेट होके मत बैठ जाना, पूरी छुट्टियां इंजॉय करो, जितनी भी छुट्टियां है अब गेम्स खेलो, सीरीज देखो, कहीं घूमने जाओ, 10 दिन की ट्रिप मार के आओ। लेकिन अगर पेपर्स अच्छे गए तो 10 दिन के ट्रिप के बाद चालू कर दो। अगेन अपन भी इंटर की बीसीए में सीए ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी में सीए इंटर की बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड है क्वेरी करने बीसीए ऑफिस पे आ सकता है। 10 जुलाई से अपन चालू करने वाले, फुल फ्लेज चालू नहीं करेंगे, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट चालू करेंगे। तुम्हारा रिजल्ट एक बार आ जाएगा तो फुल फ्लेज डिटेल में चालू करेंगे। अगेन 2 जुलाई को 10:30 बजे मीटिंग रखी हुई है किस चीज के ऊपर, जो आईसीआई का न्यू सिलेबस आने वाला है। 1 जुलाई को डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो 2 जुलाई को बीसीए कैंपस पे मीटिंग रखी है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि न्यू सिलेबस क्या स्कीम में है, न्यू सिलेबस के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, और आगे इंटर जो है अब एक बार फाउंडेशन हो गया, अब इंटर के लिए कैसे कोप अप करना है, इसके ऊपर 10:30 बजे 2 जुलाई को मीटिंग रखी हुई है। तो आप 2 जुलाई को आ सकते हो। अगेन ये पूरा का पूरा पेपर मैंने मेरे पेपर का सजेस्टेड आंसर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो तुम यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो सजेस्टेड आंसर, और जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और अब मस्त छुट्टियां एंजॉय करो, एकदम मस्ती करो, 10-15 दिन रेस्ट करो, रिलैक्स करो। जो भी बर्डन से तुम्हारा टफ फेज गया है, ये टफ फेज खत्म हो गया, तो अब ये टफ फेज छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ और एकदम 10 दिन एंजॉय करो। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इसके ऊपर, अगर कोई भी किसी को भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को या फिर दिनेश सर को ये कांटेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है ये वाले क्वेश्चन में, तो मेरे को या फिर दिनेश सर को, दोनों के नंबर कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को आप मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये डिटेल वीडियो नहीं था, हर एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन टफ है उसका डिटेल वीडियो अपन लेके आएंगे अलग से। ये डिटेल वीडियो नहीं है, इसमें अपन सिर्फ सजेस्टेड आंसर अपन ने डिस्कशन किया है। ठीक है, सो जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं गया, मैं उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो एटलीस्ट तुमने तुम्हारा ट्राई किया, तुमने तुम्हारा 200% दिया, जो बन पाता था वो किया, सब कुछ किया। अब वापिस से अगर वापिस सब कुछ करने बाद कुछ ना कुछ खराब हुआ तो खाली तुम्हारी मेहनत पे भरोसा रखो, तुम्हारी मेहनत कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत का तुमको रिजल्ट मिलेगा। और एटलीस्ट तुम उन स्टूडेंट से तो अच्छे हो जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया, जिन्होंने ये डर के अटेम्प्ट ही नहीं दिया, उससे बेटर तुमने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो भी दिया है, तो तुमको तुम्हारी मंजिल डेफिनेटली मिल ही जाएगी। इसलिए कोई भी पॉइंट पे डरना नहीं, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से करो।